तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम प्रतियोगिता दर्पण से कुछ MCQ मैंने बनाया है, उसको आज हम लोग रिवीजन करेंगे। एक तरह से जुलाई 2022 का ये करंट अफेयर्स का सीरीज़ चल रहा है, तो इसीलिए आप पहले तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी मैंने नया ही चैनल स्टार्ट किया है। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो ये चैनल मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकता हूँ। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है जम्मू कश्मीर में पुनर्परिसीमन हेतु मार्च 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन हैं? किसे बनाया गया, मतलब इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो रंजना प्रकाश देसाई जी को बनाया गया, और ये जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ है। पुनर्परिसीमन के बाद सीटों में 7 की बढ़ोतरी हुई है। पहले सीटें 83 थी, 83 से अब बढ़कर 90 सीटें हो गई हैं। देखिए, परिसीमन का मतलब होता है कि किसी राज्य में सीटों का बंटवारा करना, कि कितनी विधानसभा की सीटें होंगी, इसको ही कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जनसंख्या के आधार पे होता है। तो जब नई नई जनगणनाएँ होती हैं, क्योंकि अभी अभी जम्मू कश्मीर का मामला आया है, तो इसमें पुनर्परिसीमन किया गया है। तो इसमें विधानसभा की 83 सीटें पहले थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 90 सीटें कर दिया गया है। और ये जो 90 सीटें किया गया है, ये 2011 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो उम्मीद करते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के निर्वाचन आयुक्त कौन है? क्योंकि अभी पुनर्परिसीमन की बात हो रही है, तो निर्वाचन आयुक्त की बात करना ज़रूरी है। तो निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो के शर्मा जी हैं। के शर्मा जी जो हैं वो निर्वाचन आयुक्त हैं। के शर्मा जी निर्वाचन आयुक्त हैं जम्मू कश्मीर के। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर में पहली बार सीटों का परिसीमन जो हुआ था वो 1995 में हुआ था, और जब 1995 में परिसीमन हुआ था तो 1981 को आधार वर्ष बनाकर हुआ था। इस बार सीटों का जो परिसीमन हुआ है वो 2022 वाला परिसीमन है, और इस बार आधार वर्ष 2011 को बनाया गया है। माफ़ करिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में 2020 लिखा हुआ था, उसको 2022 है। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, बीजेपी ने त्रिपुरा में विप्लव देव की जगह किसे नया सीएम बनाया है? तो देखिए, विप्लव देव जो हैं उनको हटा दिया गया है। अब सीएम नए बने हैं मानिक शाह। इनका नाम है मानिक शाह। इनको नया सीएम बनाया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के नए सीएम मानिक शाह बने हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, भाजपा शासित जितने राज्य हैं, 3 राज्यों में ऐसा हो चुका है। ऐसा होने का मतलब है 3 राज्यों में सत्ता में, मतलब कि सीएम को बदला गया है भाजपा का की जहाँ पे शासन है। तो सबसे पहले उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो तीरथ सिंह को हटाकर पुष्कर धामी जी को बनाया गया था। कर्नाटका में BS येदियुरप्पा जी को हटाकर BR बोम्मई को बनाया गया था। गुजरात में विजय रूपाणी के स्थान पर भूपेंद्र सिंह पटेल को बनाया गया था। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIFF भी कहा जाता है, AIFF, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अब 3 सदस्य प्रशासक समिति संभालेगी। मतलब अब इसका जो काम है, AIFF का काम है, वो 3 सदस्य की प्रशासक समिति संभालेगी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष जो है वो S.A. दवे जी को बनाया गया है, और S.A. दवे जी जो हैं वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। S.A. दवे पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। देखिए, उसके बाद 2 अन्य सदस्य जो हैं वो SY कुरैशी और भास्कर गंगुली जी हैं। SY कुरैशी जो हैं वो पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और जो भास्कर गंगुली हैं वो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ये फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। तो ये तीनों जो समितियां बनाई गई हैं, 3 लोग जो हैं वो प्रशासक समिति को अब संभालेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। प्रशासक समिति के अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य भी होंगे जो SY कुरैशी और भास्कर गंगुली है। ये पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं। नेक्स्ट देखिए, अमृत सरोवर योजना में किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? नोडल मंत्रालय जो बनाया गया है अमृत सरोवर योजना में, वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि 15 अगस्त 2023 को भारत जो है अपने 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण करने जा रहा है। तो इसी अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 75 अमृत सरोवर तैयार किए जाएंगे और इसके निर्माण में मनरेगा जो इकाई है वो मुख्य भूमिका के रूप में दिखेगी, मुख्य भूमिका मनरेगा निभाएगी। नेक्स्ट देखिए, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 की रिपोर्ट मई 2022 में जारी की गई। इसमें सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौत किस राज्य में हुई है? तो देखिए, सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मौत जो है उत्तर प्रदेश में हुई है। और ये एक आश्चर्य की बात है कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं बशर्ते कि शहरी इलाकों में। तो ग्रामीण इलाकों में मौत का जो दर है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ये जो रिपोर्ट है सड़क यातायात मंत्रालय की ये रिपोर्ट है। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी दर्ज करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मौतों में कमी दर्ज की गई है। एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण नौसैनिक हेलीकॉप्टर, देखिए हेलीकॉप्टर का नाम है सी किंग 42B, सी किंग 42B द्वारा नौसेना और किसके सहयोग से हुआ है? तो देखिए, नौसेना और DRDO के सहयोग से इसका सफल परीक्षण हुआ है। थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं हम लोग। तो डिटेल में है, यह समुद्र के, देखिए ये जो मिसाइल है, जो ये वाली मिसाइल है जिसका नाम है हमारा एंटी शिप मिसाइल जो है, वो समुद्र की ऊपरी सतह से थोड़ा ऊपर उठकर चलेगी। जैसे समुद्र की ये सतह है तो यहाँ से हमारी ये मिसाइल चलेगी, थोड़ा सा ऊपर उठ के ऐसे चलेगी मिसाइल, और ये जो मिसाइल है ये ऐसे आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा समुद्री सतह से ऊपर उठकर काफ़ी तेज़ी से चलेगी और लक्ष्य को भेद देगी। सॉरी, यहाँ पे भेज लिखा हुआ है, भेद देगी, लक्ष्य को आसानी से भेद देगी। साथ ही साथ ये रडार की पकड़ में नहीं आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बनाया गया है इसका। अब अगला क्वेश्चन है, एंटी शिप मिसाइल जो है वो उसका परीक्षण कहाँ से किया गया? परीक्षण तो किया गया लेकिन कहाँ से किया गया? तो ऑप्शन आपके पास हैं, ये सारे ऑप्शन हैं जिसमें सही ऑप्शन जो होगा ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से ITR से एक किया गया इसका परीक्षण। नेक्स्ट, देव सहाय पिल्लई को कितने वर्षों के पश्चात वेटिकन सिटी के वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस अपने ने संत की उपाधि दी है। तो देखिए, पोप फ्रांसिस ने इन्हें संत की उपाधि दिया है, तो 270 वर्ष के बाद इनको ऐसी संत की उपाधि मिली है। देखिए, देव सहाय जो थे उनका जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में हुआ था। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में हुआ था और ये हिंदू नायर परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है वो हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी और क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद इनको देव सहाय के नाम से जाना जाने लगा। पहले इनका नाम जो था नीलकांता पिल्लई था, लेकिन जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली, मतलब ये ईसाई बन गए, तो इनका नाम देव सहाय हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए, भारत का स्थान जो है 2022 में 150वें स्थान पर रहा, जबकि इसके पहले की बात की जाए 2021 के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए तो भारत 142वें स्थान पर था। इसका मतलब कि भारत की स्थिति में थोड़ा सा खराबी आई है, भारत की स्थिति गिरी है पहले से। और इसमें जो सबसे अंतिम स्थान पर, मतलब 180वें स्थान पर है, वो आपको पता ही है, तानाशाह है नॉर्थ कोरिया का। इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया जो है 180वें स्थान पर है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो देखिए पहले स्थान पर नॉर्वे देश को रखा गया है पहले स्थान पर। अब यहाँ एक और चीज़ समझना है, ये जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये बताती है कि प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करती है कि किस देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है। इसके आधार पर यह रैंकिंग निकाली जाती है, यह सूचकांक निकाला जाता है। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो देखिए क्वाड का इस बार जो आयोजन हुआ था वो जापान में हुआ था। जापान में क्वाड का आयोजन हुआ था, जापान के टोक्यो में, जापान के टोक्यो में। और क्वाड जो है, क्वाड में 4 देश आते हैं, वो चारों देशों के नाम ये लिखे हुए हैं। यूएसए आता है, भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान आता है। क्वेश्चन नंबर 14वां है। 14वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्कॉट मॉरिसन की जगह ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए पहले स्कॉट मॉरिसन थे, अब यहाँ पे नए प्रधानमंत्री जो हैं एंथनी एल्बनीज बन गए हैं। देखिए जमैका की राजधानी क्या है? तो जमैका की राजधानी किंगस्टन है पहला वाला ऑप्शन। ध्यान ये रखना है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो जमैका गए थे और साथ ही साथ एक और जगह पे गए थे जिसका नाम है सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीस ये जगह पे गए थे। तो इसकी राजधानी जमैका की तो किंग्सटाउन है, लेकिन ये वाला जो कंट्री मैंने लिखा ये एक ही कंट्री है, इसकी राजधानी जो है वो किंग्सटाउन होगी। देखिए किंग्सटाउन और किंगस्टन में फ़र्क है, इसकी कैपिटल जो होगी किंगस्टन होगी। और ये दोनों जो है वो कैरेबियाई देश हैं। देखिए कैरेबियाई देश किसको कहते हैं? ये अगर हम लोग ये बॉक्स को नॉर्थ अमेरिका समझ लेते हैं, नीचे वाले बॉक्स को साउथ अमेरिका समझ लेते हैं, तो इनके जो इस वाले पार्ट में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उनको कैरेबियाई कंट्री कहा जाता है। तो ये हो गया 15th। देखिए इसके बाद खबर थी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर गए थे। तो जर्मनी की नई चांसलर बनी थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जर्मनी की नई चांसलर जो बनी है उनका नाम क्या है? ओलाफ शुल्ज उनका नाम है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा आप। प्रश्न 17 कह रहा है कि नॉर्डिक देशों के दूसरे शिखर बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो नॉर्डिक देशों का दूसरा शिखर बैठक था, उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। अब देखिए नॉर्डिक कंट्रीज़ जो आती है, नॉर्डिक कंट्रीज़ में 5 कंट्रीज़ आती हैं, 4 के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। डेनमार्क आता है, फिनलैंड आता है और आइसलैंड आता है और स्वीडन आता है। उनकी ब्रैकेट में राजधानियाँ, कैपिटल्स भी लिखी हुई हैं। एक जो राज्य, एक और कंट्री आती है, उस कंट्री का नाम है, फिनलैंड लिख दिया मैंने, स्वीडन नहीं लिखा है। तो एक स्वीडन कंट्री जो है वो भी नॉर्डिक कंट्रीज़ में आती है। तो टोटल 5 कंट्रीज़ जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज़ में आती हैं। लेकिन नॉर्डिक का जो दूसरा शिखर बैठक हुआ है वो डेनमार्क में हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अरुणा 4 परियोजना किस देश और भारत के बीच समझौते का परिणाम है? तो देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नेपाल की यात्रा पर गए थे और नेपाल की यात्रा पर ही इन्होंने ये अरुणा 4 परियोजना की बात की थी। टोटल जो है 6 समझौते हुए थे। और अगर हम लोग वहाँ के पीएम की बात करें तो वहाँ के जो पीएम है शेर बहादुर देउबा जी हैं, शेर बहादुर देउबा हैं। और 6 समझौते यहाँ पे पीएम ने किए नेपाल के साथ, जिसमें एक समझौता जो था वो अरुणा 4 परियोजना के ऊपर भी था। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें आप। ये क्वेश्चन 19 है। बोरिस बेकर किस खेल से संबंध रखते हैं जिन्हें हाल ही में दिवालियापन मामले में 2.5 वर्ष का कारावास हुआ? ध्यान रखिएगा 2.5 वर्ष का कारावास हुआ, दिवालियापन मामला था और नाम है इनका बोरिस बेकर। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेनिस से संबंध रखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20वां है, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए कमाई करने वाले खिलाड़ी लियोनल मेस्सी बन गए हैं। लियोनल मेस्सी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ऐसा फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है। लियोनल मेस्सी जो हैं वो अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं, साथ ही साथ इनकी जो एक साल की कमाई है 130 मिलियन डॉलर पर ईयर इनकी कमाई है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 19वां एशियाई खेल, ध्यान रखना है एशियाई खेल 19वें नंबर का था, जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। कहाँ होना प्रस्तावित था, तो ये चीन में होने वाला था, लेकिन अब इसको क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया है कोविड की वजह से। अब प्रश्न नियुक्तियों से हैं। 22वें में है जैसे सीबीएसई की नई चेयरमैन कौन बनी है, तो निधि छिब्बर बनी है सीबीएसई की नई चेयरमैन। सत्र 2022 देश के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको CII कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है सत्र 2022 के लिए। तो देखिए सत्र 2022 के लिए जो अध्यक्ष हैं वो संजीव बजाज हैं। पहले अध्यक्ष जो थे सुरेश एन पटेल पहले अध्यक्ष थे, लेकिन अब संजीव बजाज हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में विनय कुमार सक्सेना जी को नियुक्त किया गया है। सुशील चंद्रा के स्थान पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो राजीव कुमार बने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न 26वां है, लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैं डिटेलिंग करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए लोक लेखा जो समिति है वो देखिए वित्तीय समितियाँ, 3 वित्तीय समितियाँ, जिसमें से एक लोक लेखा समिति है, एक है प्राक्कलन समिति और एक है लोक उपक्रमों पर समिति। तो 3 समितियां हैं। जो लोक लेखा समिति में है उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, राज्यसभा के। और इसी के अध्यक्ष जो है वो अधीर रंजन चौधरी जी को उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, उनको और दिनों के लिए अपने पद पर बरकरार किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरी होती है वो प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और तीनों के तीनों लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इसके जो प्राक्कलन समिति जो है इसके अध्यक्ष जो है प्राक्कलन समिति के वो गिरीश वापट हैं। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आती है लोक उपक्रमों की समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं वो संतोष कुमार गंगवार हैं। तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार 2022 में पत्रकारिता के क्षेत्र में कितने भारतीयों को पुरस्कार मिला, तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है वो 22 श्रेणियों में दिया जाता है। 22 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत के टोटल 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें चारों के नाम याद करना पड़ेगा आपको। पहले वाले का नाम है दानिश सिद्दीकी हैं। सेकंड जो है वो अदनान आबिदी हैं। जो थर्ड नाम है वो सना इरशाद हैं। और जो फोर्थ आपका नाम है, फोर्थ नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ नाम जो है वो अमित दवे। ये चारों लोग जो हैं, इन चारों लोगों को ये पुरस्कार भारत की तरफ से मिला है। देखिए दानिश सिद्दीकी जो हैं इनको पुरस्कार मिला है, तालिबान अफ़गान की न्यूज़ को कवर कर रहे थे जिसमें इनकी मौत हो गई, तो इनको मरणोपरांत मिला है। बाकी जो तीनों लोग हैं, तीनों लोगों को कोविड-19 महामारी की मौतों को सामने लाने के लिए, कि सही आंकड़ों को सामने लाने के लिए कि कोविड-19 में इतने लोगों की मौत हुई, इसके लिए इनको दिया गया है। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद है बुकर, प्रश्न 28वां है, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत की किस प्रथम लेखिका को दिया गया। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो देखिए ये प्रथम लेखिका हैं जिन्हें मिला है वो गीतांजलि श्री हैं।
गीतांजलि श्री को ये पुरस्कार मिला है। इनकी उपन्यास जो है उनका नाम याद रखना ज़रूरी है। उपन्यास इनकी जो है उसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 29वां है, शिव कुमार वर्मा का निधन हो गया, वह किस संगीत से जुड़े थे? तो शिव कुमार वर्मा जो थे वो संतूर वादक थे। क्वेश्चन नंबर 30वां है, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इन पुस्तक के लेखक का नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने ये पुस्तक लिखी है, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जो अगला प्रश्न है, लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? तो लिविंग माउंटेन जो पुस्तक है इसके लेखक अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष इसके लेखक हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मोदी एट द रेट मोदी एट द रेट 20 ड्रीम मीट्स डिलीवरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें लेखक जो हैं वो सुधा मूर्ति और नंदन नीलेकणी और साथ ही साथ कुछ अन्य लोग भी थे, वह अन्य, इन सब ने मिलकर ये पुस्तक लिखी। ये पुस्तक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है 33 वो इटालियन ओपन से रिलेटेड है। तो इटालियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पुरुष एकल की बात कर रहा है। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और जो नोवाक जोकोविच हैं वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, सर्बिया। तो ये भी याद रखना है ये कहाँ के हैं। और इन्होंने हराया है स्टेफानोस सित्सिपास को हराया है। स्टेफानोस सित्सिपास को हराया है जो कि ग्रीस के खिलाड़ी थे। स्टेफानोस सित्सिपास को हराया है जो ग्रीस के खिलाड़ी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता जो कि पोलैंड की है। ईगा स्वियाटेक ने जीता जो कि पोलैंड की है। इन्होंने ओन्स जेवियोर को हराया जो कि जर्मनी की थी। जर्मनी की ओन्स जेवियोर को हराया। ओन्स जेवियोर को हराया जो कि जर्मनी की थी। नेक्स्ट इसके बाद जो है लास्ट हमारा क्वेश्चन है 35, वो है मियामी ओपन ग्रैंड प्रिक्स और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। देखिए दोनों ग्रैंड प्रिक्स एक ही व्यक्ति ने जीता है जिसका नाम है एम वर्स्टेपन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए और साथ ही साथ अगर आपने जो पुराना वाला वीडियो जो मैंने जुलाई का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाया है उसको अगर नहीं देखा है तो मैं इसके नीचे उसका लिंक दे दूँगा। उसको देखने के बाद अगर आप ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।